हाय दोस्तों, आज हम फिर से अपने एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ आते हैं। जो 2 मई 2026 के लिए जो आज का जो वीडियो है वो 2 मई 2026 की करंट अफेयर्स है। और हमारे जो और भी वीडियोज़ हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमने चालू की है और करंट अफेयर्स को सही करने का सबसे एक तरीका है कंटिन्यूटी। अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर्स को आप मास्टर तभी कर सकते हैं जब आप उस पर निरंतर उसका आप बार बार उसको रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, और उसके साथ बने रहते हैं, ठीक है, वरना वो पूरा का पूरा किसी काम का नहीं, हमारी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने एसएससी सीजीएल को 3 बार निकाला, ये मेरे डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, ठीक है, जो कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, जिसमें टॉप 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी जिनकी थोड़े बैकग्राउंड के साथ और जिनकी थोड़ी स्टैटिक जीके के साथ जितनी ज़रूरी है उतनी मैं यहाँ लेके आता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स करा रहे हैं, बट वो इतना ज़्यादा कंटेंट देते हैं कि वो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं। क्या कहते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 2 मई 2026। तो 4 ऑप्शन है, स्वामीनाथन जे, रोहित जैन, टी रविशंकर, माइकल पात्रा, और इसका आंसर है रोहित जैन। आइए अब इसके बारे में देखते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, ये जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं ये एसीसी करती है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ जो कैबिनेट होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो होती है, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी टॉप पोजीशंस पे जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनको अप्रूव करती है। और रोहित जैन को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। इसमें बेसिकली 4 डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं ना, बेसिकली 4 मेंबर का पैनल होता है, जिसमें से 1 मेंबर की वैकेंसी थी, तो इन्होंने फिल कर दिया रोहित जैन को। और ये जो डेप्यूटी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट होता है को देखता है, ये बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन को देखता है, करेंसी मैनेजमेंट को देखता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम को देखता है बेसिकली। और इसका जो टेनर होता है वो 3 साल के लिए होता है, ठीक है। और री अरेंजमेंट जो होता है वो री अपॉइंटमेंट जो होता है वो इसमें होता है। और ये जो होता है सिलेक्शन जो होता है बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलरली अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी FSRAC के उस पर रिकमेंडेशन पर होता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटजी के देखते हैं। जो RBI जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। और ये जो था हिल्टन यंग कमीशन जो था, जो उस समय रॉयल कमीशन ऑफ द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बोला जाता है, उसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। और ये इसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। और अभी जो शक्तिकांत दास जो है इसके 25th गवर्नर है। और 4 डेप्यूटी गवर्नर है, क्या कहते हैं, जिसमें रोहित जैन का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, स्वामीनाथन जे हैं, माइकल पात्रा हैं, टी रविशंकर हैं, ठीक है। इसका इनिशियली जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, बट अब जो है ये मुंबई में आ चुका है 1937 में। फर्स्ट गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे, और इसको लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक जीके हो गई, और हमें ये पता चल गया कि इसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो क्या है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का जो है किसने चार्ज लिया है। इसका आंसर है अनुराग नारायण दास ने ये जो है चार्ज लिया है। अब हम आते हैं, अनुराग नारायण दास जो होता है, ये देखिए बेसिकली कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो है, ये जो हमारा यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें एक सर्विस होती है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में जो बंदा सबसे सीनियर मोस्ट बंदा हो जाता है, बहुत साल सर्विस करते करते जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है वो इसकी टॉप पोजीशन पर आके आ जाता है, ठीक है। और जनरल सी जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। अब इसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये ऑडिट एंड अकाउंट करता है, ठीक है, जितना भी जो भी डिफेंस बजट होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO का फाइनेंशियल एडवाइस करता है, 3 सर्विस चीफ को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, पेंशन का डिस्बर्समेंट करता है, पेमेंट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और इसका बेसिकली जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए है बेसिकली इसका जो ठीक है, सारी चीज़ें जो हो रही हैं। अब हम थोड़ी स्टैटिक जीके के आते हैं कि इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मैंने बोला, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ क्लोजली काम करते हैं, बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं।
और ये जो है IDS जो भी कैडर है, ठीक है, ग्रुप ए सर्विस है जो कि UPSC के अंदर कंडक्ट होती है, उस पर आता है। और इनका जो मेन हेडक्वार्टर है, जो भी ऑफिस ऑफ CGD है, वो है उलान बतर रोड, पलम, दिल्ली कैंट में है। और ठीक है, और जो ये जो है, ये इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट है इन द वर्ल्ड। हमारा जो डिफेंस बजट है वो थर्ड लार्जेस्ट है, US और चाइना के बाद हमारा जो डिफेंस बजट है वो थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो क्या है। फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर जो भी हैज़ बीन नॉमिनेटेड द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 57th। ठीक है, 57th। और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी फॉर्म किया जा सकता है कि 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो फेस्टिवल डायरेक्टर है वो किसको दिया गया है, तो उसका हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। अब हम इसके बारे में आते हैं। ठीक है, और ये जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने क्या किया है, ऑफिशियली अपॉइंट किया आशुतोष गोवारिकर को, ठीक है, फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि, ठीक है, और ये जो गोवारिकर जी हैं, इन्होंने क्या है कि फेमस जो फिल्म्स हैं लगान और जोधा अकबर, ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा की गई हुई हैं, इसमें इन्होंने काम किया है। और इसका जो अपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा जो है, इसका जो अपॉइंटमेंट है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फेस्टिवल, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फेस्टिवल है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। और ठीक है, और जो भी अब हम आते हैं कि इसका स्टैटिक जीके क्या है। इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो मुंबई में, पहले जो बॉम्बे बोला जाता था उसे किया जाता है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको बहुत सारी सिटीज़ में भी हेल्ड किया गया है बाद में। इसका जो परमानेंट वेन्यू है 2004 से, द 35th एडिशन 2004 में हुआ था, वो तब से गोवा में हो रहा है। ठीक है, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये दोनों जॉइंटली कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो फिल्म आर्ट में जो एक्सेलेंस है, ठीक है ना, फिल्म आर्ट के जो प्रोजेक्ट्स है और उनकी उसको और बेहतर करने के तरीके के लिए बेसिकली ये है। अब हम देखते हैं कि जो की अवार्ड्स हैं IFFI में कौन कौन से होते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड होता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड होता है। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म को दिया जाता है, बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है सिल्वर पीकॉक, बेस्ट एक्टर एंड स्पेशल जूरी अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिविजुअल को दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के फिल्म वर्ल्ड सिनेमा में, और इंडियन फिल्म लेजेंड को दिया जाता है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा जो फोर्थ है अपॉइंटमेंट का, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर है संजय जमुआर। अब हम आते हैं कि ठीक है, तो DRMC जो है इसकी क्या कहते हैं, इसकी ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज्ड द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफिशियली operationalized its international wing Delhi Metro International Limited and appointed संजय जगुआर एज इट्स फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये जो DMRC है, ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसकी न्यूली सब्सिडरी, इसकी न्यूली ब्रांच है DMIL, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, और जो भी है इसका मेन गोल क्या है कि जो भी इंटरनेशनल बिडिंग होती है, मतलब कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस है मेट्रो सिस्टम का ग्लोब पूरे वर्ल्ड वाइड, जो भी इसकी इंटरनेशनल बिडिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी जो भी हमारी मेट्रो की टेक्नोलॉजी है उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं। इसके माध्यम से क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गई, इंडोनेशिया हो गई, इन कंट्रीज़ को हम अपनी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और वो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल बिडिंग करने के मामले में। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है उसका ही ये कहीं ना कहीं पार्ट है। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो 3 मई 1995 को रजिस्टर्ड की गई थी। ठीक है, और जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिल्ली मेट्रो था वो शहादरा तो 30 हज़ारी था ऑन रेड लाइन में, जो कि 24 दिसंबर 2002 को उस समय के जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इनाग्रेट किया गया था। और जो हमारा मेट्रो मैन जिसे बोला जाता है, श्रीधरन जी को मेट्रो मैन बोला जाता है, जो कि फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर थे DRMC के। और
ठीक है। और क्या कहते हैं इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने जो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको टाइम पे और बजट के अंदर कंप्लीट किया था। ठीक है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनके? विकास कुमार जो हैं। ठीक है। इन्होंने मंगू सिंह के बाद इन्होंने टेक ओवर किया है। और ये DMRC जो है 50-50 जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बीच का। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। विच AI एक्सपर्ट रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? ठीक है। तो इसका आंसर है श्रीकांत वेलकमनी। श्रीकांत वेलकमनी ने जो AI एक्सपर्ट है उन्होंने लिया है। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड। श्रीकांत वेलकमनी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम और ही सक्सीड्स राजेश नंबियर। हिज अपॉइंटमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज वेलकमनी इज द को फाउंडर एंड ग्रुप CEO ऑफ फ्रैक्टल, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स कंपनी। बेसिकली इनको इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि ये जो है एक फ्रैक्टल कंपनी है, उसके ये को फाउंडर और CEO भी हैं, जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक कंपनी में। तो इस वजह से इनको उसमें अपॉइंट किया गया है ताकि ये इसको और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है। और इनका जो मेन फोकस है वो किस पर रहेगा? AI गवर्नेंस पर, कि एक एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए AI के लिए इंडिया में जो भी है। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए कि जो 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग IT फोर्स है उनको हैंडल करना है जैन AI टूल्स को। ठीक है। SME ग्रोथ के लिए। ठीक है। और अब हम आते हैं इसकी कुछ स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके क्या है? इसका फुल फॉर्म ये है नेस्कॉम का, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि 1 मार्च 1988 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है एंड अपेक्स बॉडी है फॉर द $250 मिलियन प्लस इंडियन IT BPM इंडस्ट्री। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है। और इसके ऑफिसेज जो है वो बेंगलोर में भी है, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद में भी है। ठीक है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? देवांग मेहता, हर्ष मेहता जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और ठीक है। जो चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन जो होता है वो एनुअली हर साल इलेक्ट किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और इस समय जो प्रेसिडेंट कौन है? देवजानी घोष जो है। ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं और भी जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी डिटेल्स है, इसकी मैं फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, उतनी ही रिक्वायरमेंट है बेसिकली। इससे ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए वरना फिर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा वो। ठीक है। फिर अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परवीन शेख, हु वॉन द विटले अवार्ड 2026, इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज? ठीक है। तो इसका नाम है इंडियन स्किमर। ठीक है। इसका आंसर है इंडियन स्किमर। अब आते हैं हम लोग ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। इसका बेसिकली जो है ना इसका जो है जो भी इसका करंट अफेयर्स है वो पिछले वाले क्वेश्चन का ही यहाँ पर पेस्ट हो गया है, तो मैं इसका ना एडिट करवा के इसमें डाल दूँगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ विच रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ठीक है। इसका आंसर है USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है। इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में लिखा गया है ऑफ विच रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट। अब इसके बारे में आते हैं कि क्या है। 2026 में एनुअल स्पेशल 310 रिपोर्ट द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव केप्ट इंडिया on the priority watch list. This is not a new occurrence. India has been on the list for several years, but it signifies that US remains dissatisfied with the India's enforcement and protection of intellectual property. ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं कि ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होता है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होता है कि एक USTR है, ये बेसिकली क्या है, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये बेसिकली कंट्रीज़ को दो मेन लिस्ट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आधार पर दो मेन लिस्ट होती है। ये एक तो होती है वॉच लिस्ट होती है, एक होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ठीक है। ठीक है। वॉच लिस्ट वो होती है कि जिनमें IPR की प्रॉब्लम है, बट ये जो है क्या कहते हैं कुछ प्रोग्रेस कर रही हैं कंट्रीज। और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वो है जिनकी सीरियस IPR डिफिशियंसी है, जो कि US कंपनीज़ को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। और इस लिस्ट में रहने से क्या होता है कि कंट्री एक टारगेट बन जाता है इंक्रीज बायलैटरल प्रेशर और पोटेंशियल ट्रेड सैंक्शंस के लिए।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है तो वो एक पेटेंट फाइल करती है। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे क्या है कि उस चीज़ को कोई दूसरी कंपनी फॉलो नहीं कर सक मतलब कॉपी नहीं करके बना सकती अपने नाम के अंडर। अगर उसे बनाना है तो उसे पहले उसके राइट्स को ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ करता है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉलो किया जाता है। और जो कंट्रीज़ ऐसा नहीं करती हैं उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, बेसिकली जो कॉपी पेस्ट ज़्यादा करती हैं, जैसे चाइना जो है। ठीक है, अब जो है जो इसमें जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स हैं कि किस किस चीज़ में जो पेटेंट है, एक तो फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स है। ठीक है, द US criticized Section 3D of the Indian Patent Act which prevents evergreening, extending a patent by making minor changes to a drug। ठीक है, ये जो फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स है, बेसिकली US जो है हमारा सेक्शन 3D है, जो क्या करता है कि कुछ पेटेंट्स जो रहते हैं फार्मास्यूटिकल में, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज करके हम एक नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसको ये अलाउ करता है। बट US इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, कॉपीराइट एंड पायरेसी। ठीक है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ ऑनलाइन पायरेसी एंड काउंटरफिट गुड्स लाइक फेक मेडिसिन और अपैरल्स। ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट्स, हाई कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, और लेकिन हमारा जो इंडिया का स्टैंड क्या है, हमारा इंडिया जो है वो ये अपनी बात रखता है कि हम जो है सारे के सारे IPR के लॉज को फुली फॉलो करते हैं विद वर्ल्ड WTO स्ट्रिप एग्रीमेंट के कारण। ठीक है, और ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद आते हैं कि जो इंडिया ये बोलता है कि सेक्शन 3D उसने इसलिए बनाया क्योंकि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं वो पुअर के लिए अफोर्डेबल रहें। ठीक है, ना कि केवल और केवल जो बिग फार्मा कंपनीज़ हैं वो अपनी मोनोपोलीज बनाती हैं उनसे उन तक ही वो लिमिटेड रहें, इसीलिए उन्होंने ये सेक्शन 3D निकाला है। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी के देखते हैं। एक USTR है, ये US गवर्नमेंट की एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग एंड रिकमेंडिंग US ट्रेड पॉलिसीज़ टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और ये इसका बेसिकली मेन एम क्या है कि ये जो IP है, प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन को ग्लोबली प्रमोट करता है। WIP जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता है, याद रखना। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है सारे के सारे जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए। ठीक है, और जो IP होते हैं वो क्या होता है, एक पेटेंट होता है फॉर इनोवेशन होता है 20 ईयर्स इन इंडिया। कॉपीराइट जो होता है फॉर लिटरेसी लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स तक आपका उसका जो रहता है, जो भी उसने आर्ट वर्क लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क किया उस पर उसका कॉपीराइट रहता है। ट्रेडमार्क्स पे जो रहता है वो ब्रांड नेम्स और लोगो पर रहता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन पर रहता है फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे डार्जिलिंग टी। तो ये 4 तरीके के जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? इसका आंसर है कर्नाटका। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? अब देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है इसने इनाग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेट एक्सीलेंस फॉर स्टेट। ठीक है, तो विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? इसका आंसर कर्नाटका। आइए, तो द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु। While space research has traditionally been the domain of central government through ISRO, this move marks a significant shift where state government is directly investing in the space tech infrastructure. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है इन्होंने क्या इनाग्रेट किया है, फर्स्ट स्टेटलेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु। ये बेसिकली ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है जो बेसिकली अपनी रिसर्च करेगी स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगी स्पेस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया लिंक। ठीक है, जो टू प्रोवाइड ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द स्पेस टेक स्टार्टअप्स टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड टेस्ट सैटेलाइट्स कंपोनेंट।
ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना, रिसर्चर्स को स्पेशलाइज्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे कि सैटेलाइट प्रोपल्शन हुआ, ऑर्बिटल मैकेनिज़्म हुआ, रिमोट सेंसिंग हुआ। ठीक है। अब जो है कर्नाटका ही क्यों? क्योंकि बेंगलुरु जो है वो स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। UR राव सैटेलाइट सेंटर भी है एंड सेवरल मेजर एरोस्पेस जाइंट्स हैं लाइक HAL। ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करने से क्या हुआ, कर्नाटका एक लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है, जो कि हर 2040 तक एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन के बराबर होने वाली है, उसको कैप्चर करना चाहता है। समझ लो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेस में अपना इन्वेस्टमेंट करके उसके ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है। अब आते हैं थोड़ी स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके क्या है? इसरो जो है 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर डायरेक्टली फंक्शन करता है, अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको डायरेक्टली के अंडर ये फॉर्म, मतलब ये डायरेक्टली उसके मेन हेड है, उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये डायरेक्टली काम करता है। ठीक है। और इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, एक सिंगल विंडो ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू प्रमोट एंड ऑथराइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जो कि श्रीहरिकोटा लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है ये। थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है TERLS, जो कि त्रिवेंद्रपुरम केरला में लोकेटेड है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में लोकेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसकी जो भी स्टैटिक जीके है। ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 4th स्टेल्थ फ्रिगेट रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है। महेंद्रगिरी जो 4th स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में अंडर प्रोजेक्ट 17A। ठीक है। इंडियन नेवी फॉर्मली इंडक्टेड महेंद्रगिरी, द 4th शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है। इसका इंडक्शन जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर डिफेंस। दीज शिप्स आर बिल्ड विथ हाई इंडिजीनियस कॉन्टेक्ट। ठीक है। बेसिकली ये जो शिप बिल्ड किए जा रहे हैं, इनमें बाहर की कंपनीज से हम माल नहीं मंगा रहे हैं, हमारा खुद का डेवलप किया हुआ माल है, जो कि मेक इन इंडिया एक तो हमारा इनिशिएटिव है, उससे बढ़ावा मिलेगा। हमें बाहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो हमें शिप बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट दे सकती हैं। तो अब ये देखते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। ये सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था 17 शिवालिक क्लास फ्राइगेट्स, उसी का फॉलोअप प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या है कि ये जो इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या है, स्टेल्थ फीचर्स है, मतलब कि ये जो है रिड्यूस रेडार सिग्नेचर है, एडवांस वेपन एंड सेंसर फिट है। बेसिकली ये रेडार जो है इसको कम पहचान पाएगा। स्टेल्थ इसमें जो फीचर्स हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 शिप्स बनाए गए हैं। ठीक है। और ये जो बनाए जाए केवल 2 मेजर शिपयार्ड्स हैं, एक तो मज़ागांव डॉप शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में, और एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता में। ठीक है। अब महेंद्रगिरी का सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, ये जो है एक माउंटेन पीक है हमारी, ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन ओडिशा, उसके ऊपर महेंद्रगिरी उसके नाम पर ही लिया गया है। ठीक है। इसकी जो ये जो बिल्ड किया गया है मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है। और इसमें जो है इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई है, इसमें एकदम एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो कि एनिमी के सोनार को, एनिमी का जो सोनार और रेडार है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये बेसिकली जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना वो इस्तेमाल की गई है इसमें। ठीक है। अब बेसिकली अब देखते हैं इसकी स्टैटिक जी के क्या इससे रिलेटेड है। जो इसका नाम, पहली बात तो जो इसका नामकरण किया गया है वो बेसिकली माउंटेन रेंजेस के ऊपर रखा गया है। एक तो नीलगिरी हो गया, शिवालिक हो गया, तलवार हो गया। ठीक है। और जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो बेसिकली सिटीज़ के नाम पर रखे जाते हैं, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम। और कॉर्वेट्स जो होते हैं बेसिकली वो रिवर्स या वेपन्स के नाम पर रखे जाते हैं। तो देख रहे हो आप अगर आपको ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो कभी याद भी नहीं है, अगर आपको क्रॉस ऑप्शन रिजेक्शन भी करना है, अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता है तो भी आप ऑप्शन रिजेक्ट करके आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 17A शिप्स में क्या है, 75% तक इंडिजिनस कंटेंट यूज़ किया गया है। ठीक है। और जिसमें माइक्रो MSME के एंटरप्राइजेस का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B को लोग जो हैं वो उस प्रोजेक्ट 17A के साथ कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। और प्रोजेक्ट 15B जो है बेसिकली विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं मेजर शिपयार्ड्स कौन कौन थे। एक तो MDL हो गया, GRSE हो गया मुंबई में, कोलकाता में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोची में, ठीक है। जिसमें इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बिल्ड किया गया था। अब हम आते हैं हमारा जो कि विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द सोयूज 5 रॉकेट इन अर्ली May 2026, जो कि है आंसर इसका रशिया, ठीक है। अब जो कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी आपको पता होना चाहिए रॉसकोस्मोस है, द रशियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने सोयूज 5 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है और ये बैकनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके डिटेल्स अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डिटेल्स, और इसका स्टैटिक जीके भी इसके साथ इंक्लूडेड है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट कार 19 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस थेरेपी फॉर व्हाट। तो इसका आंसर है कैंसर, कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। कैंसर कार टी सेल थेरेपी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्या है कि, ठीक है, नेक्स्ट कार 19 क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी है, ठीक है, टू रिसीव मार्केट ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCSO, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है, एक इम्यूनोथेरेपी है, और ये कार टी का फुल फॉर्म क्या है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। और ये क्या इस्तेमाल करता है, ये बेसिकली टी सेल्स का इस्तेमाल करता है जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन को फाइट करते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स ओन ब्लड सेल्स, और ये क्या करेंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे और ये बेसिकली जो कैंसर सेल्स है उसी पे अटैक करेगा, ठीक है। समझ रहे, मतलब क्या करेंगे, मतलब पेशेंट का पहले आप खून लेंगे, उसके टी सेल्स को मॉडिफाई करेंगे और वापस से पेशेंट पे इंजेक्ट कर देंगे तो वो उसी के कैंसर पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये किसको ट्रीट करने के लिए, बी सेल लाइम्फोमस ल्यूकेमिया टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, उसको ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। और ये IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की कोलैबोरेशन से बनाया गया है। और इसमें इंडस्ट्री पार्टनर कौन है, इम्यूनो एडेप्टिव सेल थेरेपी इम्यूनो, ठीक है। और बेसिकली आप इसका पढ़ सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसके स्टैटिक जीके के बारे में आते हैं। एक तो स्टैटिक जीके क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को जो रेगुलेट करती है, और इसको जो हेड करती है वो क्या है, DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। टी सेल्स आपको पता ही इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, और टी से थाइमस ऑन्कोलॉजी क्या है, ये जो कि कैंसर के प्रिवेंशन डायग्नोसिस को ट्रीट करती है, बायरैक के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ F1 प्रोग्राम इन इंडिया। इसका नाम है श्रेयस अय्यर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रेयस अय्यर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो श्रेयस अय्यर को जो ब्रांड एम्बेसडर है फॉर द F1 फार्मूला प्रोग्राम इन इंडिया, बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो F1 जो रेस होती है उसका फ़ैन बेस जो है इंडिया में, उसका जो फ़ैन बेस है वो इतना नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए ये बेसिकली इन्होंने श्रेयस अय्यर को चूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो स्टैटिक जीके है, फार्मूला 1 जो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो FIA फेडरेशन इंटरनेशनल डी ले ऑटोमोबाइल, ठीक है। और इंडिया का जो F1 ट्रैक है, इंडियाज़ F1 ट्रैक कौन सा है, BIC बोला जाता है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश है। यही केवल ओनली इंडियाज़ F1 सर्टिफाइड ट्रैक है, ठीक है। इंडिया ने 3 F1 रेसेस होस्ट किए हैं 2011 से 2013 तक, और फर्स्ट एवर जो इंडियन GP है 2011 में वो सेबेस्टियन वेटल ने जीती थी, ठीक है। इंडियन ड्राइवर्स कौन है F1 में, नारायण कार्तिकेयन है, करुण चंदोक है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, जिसका नाम जो है विच फुटबॉल क्लब रिटेन द AIFF एलाइट यूथ लीग टाइटल इन 2026। तो इसका आंसर है पंजाब FC, ठीक है, पंजाब FC। तो पंजाब FC सक्सेसफुली उन्होंने अपना डिफेंड किया है AIFF एलिट यूथ लीग बाय डिफीट, किसको डिफीट किया, जिंक फुटबॉल अकेडमी है, विद एक कमांडिंग 3-0 की विक्ट्री के साथ उन्होंने किया है। और ये जो है रामसार साहिब स्पोर्ट्स स्टेडियम गढ़शंकर पंजाब में किया गया था, ये हुआ था, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं सारे डिटेल्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे हैं, फिर भी ये दिए हुआ है कि इनके गोल स्कोरर कौन थे, डोमिनेंस अपोर्टेंस कौन थे। अब हम इसकी स्ट्रैटेजी के पे पढ़ते हैं, ठीक है। जो AIFF है क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो जून 23, 1937 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन हेडक्वार्टर द्वारका न्यू दिल्ली है। करंट प्रेसिडेंट इसके कौन है, कल्याण चौबे,
और फीफा एफिलिएशन है 1948 से। और जो AIFF है वो बेसिकली तीन जो यूथ लीग्स हैं across three main age categories, अंडर 17 एलाइड लीग, अंडर 14, U14, अंडर 13, इन तीन को बेसिकली मैनेज करती है। ठीक है। ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा? ड्यूरेंट कप है, जो कि ड्यूरेंट कप कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट हेल्ड हुआ था 1888 में। ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है। और मोहन बगान ने इंटरनेट ने ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल क्लब जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, जिसका नाम है इंडियाज़ फर्स्ट बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड ऑन विच नेशनल हाईवे। NH48 पे पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। और बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है फर्स्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम है, जो कि दिल्ली गुरुग्राम सेक्शन है। NH48 कौन है? दिल्ली गुरुग्राम। ठीक है। और ये बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि फ़िज़िकल टोल प्लाज़ा लेने के लिए लोग बैठे रहते हैं अक्रॉस द कंट्री। उस बैरियर को हटाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है बेसिकली वहाँ पर, और है। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक तो सैटेलाइट ट्रैकिंग पे काम करता है, ये डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग पे काम करता है, और कोई फिज़िकल बैरियर और बूथ नहीं है। आप व्हीकल जो है अपनी फुल स्पीड में पास कर सकती है, एंड जो टोल है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम ए लिंक्ड बैंक अकाउंट और वॉलेट। ठीक है। जो कि और हमारा जो फास्टैग है वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक बूथ पे। ठीक है। और ये जो है हमारा वो जीपीएस और नेविक, व्हीकल की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस और नेविक का इस्तेमाल करता है। ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? ज़ीरो कंजेशन है, फेयर प्राइसिंग है, एफिशिएंसी है। और NH48 जो है वो ये हाईवे जो दिल्ली टू चेन्नई है। ठीक है ना, और मेजर सिटीज़ से पास करता है। NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी रन करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। और NH48 जो है वो इसका पार्ट है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी और ऑपरेशनल हुई थी 1995 में। और नोडल मिनिस्ट्री है MRTH है, और करंट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी है, जो कि ग्रीन एक्सप्रेस वे इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं। और हाईवे से रिलेटेड एक योजना कौन सी? भारतमाला परियोजना। अब हम आते हैं हमारे जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो क्या है? द सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड इन इंडिया इज मैनेज्ड विद अथॉरिटी NDMA के द्वारा मैनेज की गई है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने DOT के कोलैबोरेशन के साथ कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ पैन इंडिया टेस्ट फॉर द सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम क्या है? ठीक है। ये क्या करेगा कि ये मैसेज सेंड करेगा सारे के सारे एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया में। नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के बाद भी सबके पास मैसेज आएगा। ठीक है। अनलाइक स्टैंडर्ड SMS विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट एंड कैन डिलीड इन क्राउडेड नेटवर्क, सेल ब्रॉडकास्ट है पॉइंट टू एरिया। ठीक है। जो कि नॉर्मल ट्रैफिक को बाईपास करेगा। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होने वाली है, ठीक है, रियल टाइम वार्निंग देने के लिए। बेसिकली क्या है, रियल टाइम वार्निंग जो देनी है, मान लो कोई साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामीज आने वाला है, फ्लैश, इनमें नेचुरल डिज़ास्टर आते वक्त को आपको एक रियल टाइम वार्निंग देने के लिए हम इससे मैसेज भेजेंगे और सब लोगों को पता चल जाएगा, तो बहुत सारा इवैक्यूएशन वगैरह में हमें मदद मिल सकती है। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटजी की क्या है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है 2005 में। इसके चेयरपर्सन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन कौन सी है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है। और एक SDM है, एक DDM है, स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो कि चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती हैं। अब हम आते हैं ईस्टर आइलैंड जो है रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन में लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, याद रखना ही है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है। और ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? देखिए, ईस्टर आइलैंड जो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं।
क्योंकि टू प्रोटेक्ट इट्स फेमस स्टोन स्टैचूज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रीसेंट फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है। तो एडिशनली साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू मोए इन ए ड्राइड अप लेक बेड, स्पार्किंग फ्रेश इंटरेस्ट इन द आइलैंड्स की एशियंट हिस्ट्री के लिए। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी जो एशियंट हिस्ट्री है ना, इन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कवर हो रही है जहाँ से बहुत सारे हमें साइंटिफिकल फैक्ट्स मिल सकते हैं। तो वहाँ पर वही कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली चिले की टेरिटरी का स्पेशल पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसकी पोजीशन है। आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अब हम स्टैटिक जी के आते हैं। लोकल नेम क्या है इसका? रापा नुई। रापा नुई नाम है इसका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1995 में हो गई थी ये। और ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। एक्साइज ब्रह्मास्त्र ए मल्टी डोमेन एक्साइज है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कंडक्ट की जा रही है, और एट पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। ठीक है, अब ये इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। और अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है वो क्या है? सेबीज का जो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस वैलिडेशन सिस्टम है परवा, विच इज सेट टू गो लाइव ऑन May 4, 2026, इज प्राइमरली डिजाइन फॉर विच फॉलोइंग पर्पस। तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस क्लेम्स मेड बाय इंटरमीडिएट्स लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी फ्रेमवर्क है। ठीक है। और ये एक सक्सेसफुल पायलट फेज़ है जो कि दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था। और ये किस चीज़ पे? दिस मूव इज़ एम्ड एट कर्विंग मिस सेलिंग एंड द राइज ऑफ अनरेगुलेटेड फिनफ्लुएंसर्स हु ऑफन ल्यूर इन्वेस्टर विद फेक और एग्जैजरेटेड प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, गलत सेलिंग हो रही है, और जो अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे के लुअर करते हैं और फंसाते हैं, उससे कर्व करने के लिए की गई है। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी जो इससे जुड़ी जो स्टैटिक जी के क्या है? सेबी जो है वो कि 12 अप्रैल 1988 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स जो है वो 30 जनवरी 1922 में थ्रू सेबी एक्ट 1992 के द्वारा की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? सेबी के तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है। और आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस पर है? इन May 2026 पीएम नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेटेड किए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,350 करोड़ इन विच सिटी इंक्लूडिंग फाउंडेशन स्टोन्स फॉर सेगमेंट ऑफ द गंगा एक्सप्रेस। तो इसका आंसर है वाराणसी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी उनकी जो विजिट थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनसे वो इलेक्ट होते हैं, वाराणसी, लॉन्च इन्होंने सेवरल प्रोजेक्ट्स एम्ड एट बूस्टिंग द कनेक्टिविटी एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑफ ईस्टर्न यूपी। ठीक है। और इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है कि गंगा जो एक्सप्रेस पे है, ठीक है, 594 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 लेन है, एक्सपेंडेबल टू 8 एक्सप्रेस वे है, और ये डिज़ाइंड है मीरठ से। इट कनेक्ट मीरठ इन द वेस्ट टू प्रयागराज इन द ईस्ट। ठीक है, जो कि बहुत सारा ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करता है। इसकी लेंथ क्या है? 594 है। इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है, और ये 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 AI सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस एंड ए 500 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड? आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र क्या कर रहा है? ये भी जैसे हमारे कर्नाटका ने भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया था, अभी हमने पढ़ा था, कर्नाटका भी लॉन्च कर रहा है, वैसे ही स्टेट भी ये एआई में अपना लॉन्च कर रहा है। महाराष्ट्र बिकम ए फ्रंट रनर टेक गवर्नेंस बाय लॉन्चिंग इस पॉलिसी टू इंटीग्रेट एआई को। ये एआई को इंटीग्रेट करना चाह रहा है हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में, और इन्होंने 500 करोड़ रुपए का जो एक कैपिटल फंड है वो अलग से निकाल के रखा है एआई बेस्ड स्टार्टअप के लिए। एआई बेस्ड स्टार्टअप मतलब समझ रहे हो आप? जो भी स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि एआई की यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में, उनको ये फंडिंग करेगा। समझ रहे हो आप? विथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं विथ एआई का।
समझ रहे हो, वो वहाँ पर कर्नाटका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी, ये एआई मेन टू हेल्थ केयर एजुकेशन में कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, विच स्टेट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव ए कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी? इसका आंसर है सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग ए कॉन्फ्रेंस इन द गैंगटॉक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर एससी ऑफिशियल्स अनाउंस दैट सिक्किम हैज सक्सेसफुली डिजिटाइज्ड ऑल इट्स जुडिशियल प्रोसेस फ्रॉम फाइलिंग टू डिजिटल कोर्ट रूम्स एंड ई समन्स। ठीक है, इसका एडवांटेज तो पता ही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट, इतने सारे पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, पेपर वगैरह बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा और एफिशिएंसी बढ़ाता ही है। ऑब्वियसली जब सारा काम ऑनलाइन होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी। ठीक है, अपने केसेस को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो फॉर रिमोट माउंटेनियस रीजन से। ठीक है, अब हाई कोर्ट जो सिक्किम का है वो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था फॉलोइंग द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच मेड द सिक्किम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन एंड ठीक है, तो ये थे हमारे सारे करंट अफेयर्स। ये हमारे लगभग 20 या 22 करंट अफेयर्स होंगे और 20 या 21 करंट अफेयर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको इतनी बढ़िया स्टैटिक जी के दी है ना इनके साथ अटैच होके, और इनके फ्री नोट्स दे दूंगा आपको जितना मैंने समझाया। आप जो जो मेन चीज़ आप पढ़ लो, बाकी आपको नहीं पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, और रिवीजन कैसे कर सकते हो, बेसिकली वन लाइनर की फॉर्म में आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो बेसिकली आज का हम वीडियो एंड करते हैं। और दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक समस्या को ख़त्म करने के लिए ही ये सीरीज़ लाई गई, ताकि बच्चे ज़्यादा जगह ना भटकें, उनका कम से कम टाइम में उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है।